इनफैक्ट आप लोग को अगर याद हो, मैं ऐसे बहुत थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दो टाइप में मैंने डिवाइड किया था कि हम लोग कंसिडर करते हैं गुड्स। वो दिख रहा है? यस मैम। गुड्स, ठीक है सर। यहाँ पे लिखे थे इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे लिखे थे एक्सक्लूड, रिमेंबर? यस मैम। इंक्लूड में क्या क्या? पहले सबसे पहला कि मूवेबल होना चाहिए। यस मैम। एक्सक्लूड में मैंने लिखा था इमूवेबल, है यार? यस मैम। यस मैम। कैमरा सबका ऑन रहना चाहिए, ठीक है। और बुक्स में क्या क्या लिखा गया था? क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? एग्जाम देने वाले हैं, गुड्स में क्या क्या होता है? सबका पहले कैमरा ऑन करिए, जितने लोग हैं सब कैमरा ऑन करके बैठे। सुमित, पवन, क्वेश्चन पूछी, पवन का ऑफ हो गया। सुमित, नैना भारती, दुर्गेश, रुचि, सृष्टि, सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए। अब बताइए आपका गुड्स में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे? मूवेबल गुड्स में क्या क्या बताया गया? मैम स्टॉक, स्टॉक, शेयर्स, वेरी गुड। स्टॉक्स, शेयर्स और ग्रास क्रॉप्स। मैम वेयर हाउस भी होता है क्या? मैम वेयर हाउस भी होता है। वेयर हाउस। ये जो ग्रास बोल रहे हैं, ग्रास के बारे में मैंने आपको बताया कि हम उसको कट करके अलग कर सकते हैं। ये मत सोचिए ग्रास तो अटैच होता है आपकी लैंड से, तो मूवेबल कैसे हो गया? ठीक है। स्टैंडिंग टिम्बर ये भी बताया गया था, ठीक है। यस मैम। स्टैंडिंग मैम। टिम्बर, इसके अलावा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, याद है? और एक्सक्लूड में मैंने लिखा था पहला तो इमूवेबल हो गया, ठीक है। और हाँ, ओल्ड करेंसी का भी डिस्कशन हो रहा था क्लास में, ओल्ड करेंसी भी इसी में आएगा। ओल्ड करेंसी क्योंकि हम लोग को एंटीक कॉइन्स को सेल करने के काम आता है, ठीक है, दैट इज आल्सो मूवेबल। एंड यहाँ पे एक्सक्लूड में मैंने बताया था पहला इमूवेबल, ठीक है। और इसके अलावा मनी, समझ आया दुर्गेश? मनी इमूवेबल है, ये चीज नहीं है। एक्सक्लूड में पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एक्सक्लूड करते हैं, सेकंड इज मनी, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, और तीसरा था आपका एक्शन लेबल थिंग। मुझे बस अगर लास्ट लिंक मिल जाए, यस मैम। कहीं ना कहीं एक्शनेबल क्लीनिंग। कहीं तो सेव की करके रखी हूँ मैं। जो सब लोग एकजुट हो गए थे, एक बार मेरे को प्रूफ मिल जाए तब आप लोग को बताऊं। आप लोग क्या लिखे हैं पता नहीं, तो यही इंक्लूड और एक्सक्लूड इसी तरीके से बताया गया था। इंक्लूड सारा मूवेबल गुड्स, ठीक है। और यस मैम, आपने बताया था। आज बोल रहे हैं बताए थे उस दिन, मनी को उस मूवेबल दिन भी हाँ बोले थे हम लोग। हाँ? उस दिन भी तो हाँ बोले थे। लास्ट क्लास का भी रिकॉर्डिंग है, ये अच्छा ही कम से कम रिकॉर्डिंग होता है, मेरे पास प्रूफ है। क्या है? जान लीजिए अभी फिलहाल एग्जाम जो है उसके उस हिसाब से ध्यान दीजिए। इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड क्या? ऑल द इमूवेबल, ऑल द मूवेबल गुड्स, एंड ऑल द इमूवेबल गुड्स हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स ऐसे शुरू किया गया था कि हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं गुड्स में, क्या कंसीडर नहीं करते हैं। आवाज की क्लियरिटी है वहां पे? आवाज की क्लियरिटी है? यस मैम। इसके अलावा फिर सेल्स ऑफ गुड्स में क्या बताया गया था? सेल्स ऑफ गुड्स पहले आपका ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। बाद में इस चीज को अलग किया गया, जितना मूवेबल गुड्स है इसको डील करने के लिए अलग से ये सेल्स ऑफ गुड्स को बनाया गया, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सेक्शन 75 से लेकर के सेक्शन 124 तक मिसिंग देखेंगे वहां पे,
तो वहीं से उठा करके ये अलग एक्ट लाया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1930, डेट भी याद रखेंगे, ईयर 1930। ठीक है, इसके अलावा क्या और क्या बताया गया था इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यस और नो? पढ़ाई हो चुका है, आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसके बाद क्या बताया गया था गुड्स के बाद? Types of goods. Yes. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में Future goods. और अंकित जो बोला था रिवीजन के लिए वही गायब है। हाँ, अंकित इज नॉट देयर। यस मैम, गायब हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने टाइप का है बताइए? How many types of goods are there? Ma'am, मैम 3 टाइप्स है। existing goods, future goods, Ma'am, contingent goods, Existing goods, future goods, goods और contingent goods. existing में कितना टाइप? मैम 2, कौन कौन? सर्टेन और अनसर्टेन। मैम स्पेसिफिक गुड्स उसी को कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स को ना। सर्टेन हो गया। और अनअसर्टेन। ठीक है, स्पेसिफिक और असर्टेन एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए हम स्पेसिफाई कर लिए कि मान लीजिए डायमंड खरीदने के लिए गए, ठीक है, अगर बोल दिए कोहिनूर का ही डायमंड चाहिए, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक। ठीक है, हम कम ब्रांड का नाम स्पेसिफाई कर दिए, दैट इज स्पेसिफिक। और असर्टेन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई चीज बल्क में है, ठीक है, चीनी खरीदने के लिए गए, ठीक है, चीनी के लिए हम बोल दिए बल्क में उसके गोडाउन में रखा हुआ है, हम बस स्पेसिफाई कर दिए कि 10 बोरा चीनी दे दो। ठीक है, तो व्हाट वी आर स्पेसिफाइंग कौन सा, ये हम स्पेसिफाई नहीं किए, बस उसको बोल दिए कि 10 बोरा चीनी दे दो। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक। यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, स्पेसिफिक में कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। यस मैम। आप लोग लिख रहे हैं, कम से कम कीवर्ड लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग पे भरोसा है मुझे, 1 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। जो कुछ भी मैं अभी बता रही हूँ, जो चार्ट जैसे मैं बताई हूँ अभी, जैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड बताई थी, वो चार्ट भी आपके नोटबुक में रहना चाहिए, और क्लासिफिकेशन जैसा मैं बता रही हूँ वैसा रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, स्पेसिफिक हो गया, असर्टेन हो गया। ठीक है, हम लोग गोडा मतलब वहां पे सेपरेट कर लिए कि ये 5 बोरा चाहिए, सेपरेट कर लिए। ठीक है, स्पेसिफिक में नो चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेटेड, ठीक है, और यहाँ पे बल्क में है रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेट नहीं किए हैं, तो हियर चेंज कैन हैपन। अंडरस्टूड? बल्क में रखा हुआ है, हम स्पेसिफाई नहीं किए, ठीक है, तो वो हो जाएगा अनसर्टेन। क्लियर यहाँ तक? यस दुर्गेश, आज आपका आवाज नहीं निकल रहा है, क्लियर या नॉट क्लियर? दुर्गेश भी नहीं है। अभी तो था। खैर, लेट्स प्रोसीड। फ्यूचर ये समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग समझ में आ गया। अब आ जाइए फ्यूचर पे। फ्यूचर यानी अभी मेरे पास गुड्स प्रेजेंट नहीं है। एग्जिस्टिंग में क्या है कि गुड्स सेलर के पास है, लेकिन Alright? फ्यूचर में होगा। हाँ, फ्यूचर में क्या है कि अभी गुड्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मान लीजिए आप ऑर्डर प्लेस किए एंड फ्यूचर में वो मैन्युफैक्चर करके देगा या प्रोड्यूस करके देगा। अंडरस्टूड? दैट इज आपका फ्यूचर। एंड कंटिंजेंट क्या है, यहाँ पे आपको सेलर गारंटी नहीं दे रहे हैं, इट मे बी और मे बी नॉट। कंटिंजेंट मतलब सामने वाले के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं आपको टीवी दूंगी, लेकिन तब जब सनी मुझे सेल करेगा तब, ठीक है, तो सनी सेल किया देन आपको मिलेगा, नहीं सेल किया तो नहीं मिलेगा।
दैट इज मे बी और मे नॉट बी. सेलर इज नॉट स्पेसिफाइंग, सेलर यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा. ठीक है, तो ये 3 टाइप का गुड्स होता है. डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया था इसमें? इफेक्ट ऑफ पेरिसिंग गुड. क्या चीज? मैम जो सब डैमेज गुड है, इफेक्ट ऑफ पेरिसिंग गुड, डैमेज इफेक्ट ऑफ पेरिसिंग नहीं, इसके बाद आपका एसेंशियल्स था. Types of Types of कंडीशन एंड वारंटी था. एसेंशियल्स क्या क्या है आपका सेल्स ऑफ गुड्स में? क्या क्या चीज कंसिडर करना होना चाहिए? ठीक है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाज कितने पार्टी होने चाहिए? हाउ मेनी पार्टीज? two parties. 2 पार्टीज. कौन कौन? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. हाँ, buyer Sorry? and seller. बायर एंड सेलर 2 पार्टी का होना सेलर जरूरी है. बायर. ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा फीचर क्या होगा? प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए. प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए. यस और नो? Yes, ma'am. होना चाहिए. Yes, ma'am. और क्या बताया गया था? आप लोग का नोट्स कहाँ है? झालमुड़ी वगैरह खा लिए क्या? है ठिकाने पे कि नहीं? सृष्टि ठिकाने पे है नोट्स आपका? तो क्या कर रहे हैं, सामने नहीं है? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी होना चाहिए. ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? हाँ, क्या कितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन टीचर डिमोटिवेट हो जाए आप लोग से. खैर, एक्सपेक्ट करना बेकार है. अपना ड्यूटी मैं कर लूं. जब ऐसे ही आप लोग वैसे ही रहिए, सुधार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, 2 पार्टीज होने चाहिए. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए. या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, हमेशा प्राइस कंसिडरेशन होगा. ये सारा चीज आप लोग को लिखवाया गया था. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? मेरे पास ओनरशिप है, तभी हम किसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. आपकी मर्जी. सनी यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी मर्जी. Yes, चाहे आप ma'am. सेल कर दीजिए, आपकी मर्जी. आप इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कोई आपसे क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा. अंडरस्टूड? दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब क्या, ओनरशिप आपके हाथ में है, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं. ठीक है, आप चाहे किसी को सेल कर सकते हैं. तो ये सारा था आपका फीचर्स ऑफ या एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया था? स्टिपुलेशन के बारे में बताया गया था. व्हाट इज स्टिपुलेशन? क्या है स्टिपुलेशन? मैम जिसको क्या जिसमें एक्सप्रेस करते हैं, ओरल और रिटर्न होता है, कंडीशन होता है, वारंटी Expressed होता है. or implied. स्टिपुलेशन कहते हैं जो भी शर्त है. ठीक है, Yes, ma'am. कितने टाइप का? ओरल और रिटर्न. मैम Condition क्या is लिखा है आपने? कंडीशन एंड वारंटी. शर्त 2 टाइप का, कंडीशन Condition एंड and वारंटी. कंडीशन क्या? एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल ऑफ द or कॉन्ट्रैक्ट. warranty to collateral to the कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटी. ठीक है, एग्जांपल याद है? छोड़िए, मत याद दिलाइए, मैं खुद ही बोल देती हूँ. एसी का एग्जांपल मैं बता रही थी आप लोगों को. एसी का मेन फीचर है कूलिंग करना. ठीक है, दैट इज एसेंशियल. तो एसेंशियल यानी कंडीशन. अगर कूलिंग ही नहीं करेगा तो हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे. अंडरस्टूड? और अगर वारंटी के केस में कोई चीज, जैसे मान लीजिए बल्ब वगैरह अगर नहीं चल रहा है, वो अगर हो तो उसको रिपेयर करके दे सकते हैं, हम डैमेज क्लेम करते हैं. ठीक है, अब कंडीशन एंड गारंटी भी 2 टाइप का. कौन कौन? इम्प्लाइड कंडीशन
अच्छा अगर किसी का Express और मार्क्स implied. खराब आएगा ना तब मैं पूछती हूँ। एक्सप्रेस और Implied तो इम्प्लाइड। the law एक्सप्रेस क्या, जो हम एक्सप्रेस करके बता रहे हैं कि मेरे को ये फीचर चाहिए, एक्सप्रेस इज सिंपल। लेकिन इम्प्लाइड मतलब क्या, कि हम इसको एक्सप्रेस नहीं किए हैं, बट इम्प्लाइड यही एक्सपेक्टेड होता है कि कोई चीज हम खरीद रहे हैं कि ये सारा चीज होना चाहिए। तो इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या था, इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या था, एस टू टाइटल था, Yes, ma'am. Implied condition as to title, implied condition under a sale by description. एक एक करके। एस टू टाइटल पहले क्या होता है, टाइटल मतलब ओनरशिप मेरे पास है तभी आपको हक है कि आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ परचेज कर रही हूँ नैना से, तो इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि नैना के पास उसका पोजीशन है, उन्होंने पोजीशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर किया है। ठीक है, ऐसा ये नहीं बोल सकते कि हाँ पापा का था अब मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, तो आप सेल नहीं कर सकते। तो इम्प्लाइड कंडीशन मतलब क्या है कि आपके पास उस चीज का टाइटल है, टाइटल मतलब ओनरशिप आपके पास है, then only you can transfer that good. Understood? ये हुआ आपका as to title. Now condition as to डिस्क्रिप्शन। description, मतलब अगेन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये फीचर होना चाहिए उसमें। हमको इस ब्रांड का चावल चाहिए, बासमती राइस ही चाहिए, असम की टी ही चाहिए। आई एम डिस्क्राइबिंग दैट। ठीक Yes, है, ma'am. या अगर हम कार खरीदने के लिए जा रहे हैं तो मेरे को हिल पे जो चढ़ने में इजी हो, जो कार चढ़ पाए, वही वाला कार चाहिए। आई एम डिस्क्राइबिंग दैट। ठीक है, दैट इज कंडीशन टू बाय सेलर। के बाद सैंपल बताया गया था। सैंपल क्या, सैंपल मैम, सैंपल जो हम शो सैंपल मैम, सैंपल जो हम शो कर रहे हैं, हम चावल खरीदने के लिए जा गए, ठीक है, वो हमको अच्छा चावल दिखाया, लेकिन जो हम हमारे घर में पहुंचा उसमें घुन लगा हुआ था, तो दैट डजंट सेटिस्फाई दैट कंडीशन एज टू सैंपल। ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन एज टू सैंपल। उसके बाद था कंडीशन सैंपल एंड सैंपल और डिस्क्रिप्शन, यानी As दोनों well में से description. कोई एक चीज भी अगर खत्म हो रहा है, आपके पास हक है एज एन बायर कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सैंपल में दिखाया गया कि मान लीजिए यही स्टैंडर्ड तेल है, याद है एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये स्टैंडर्ड तेल है, इंपोर्टेड तेल है। ठीक है, ठीक है, जो आपको सैंपल में दिखाया गया था वही आपको मिला। ठीक है, लेकिन पता चला कि ये इंपोर्टेड नहीं है, ये पता चला लोकल ब्रांड का है। तो सैंपल तो चलो सेटिस्फाई किया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वो जो दे रहा था कि दैट वन इज इम्पोर्टेड वन, या यहाँ का है किसी और जगह का है, और वो सेटिस्फाई नहीं किया। अगेन एज एन बायर आपके पास हक है कि आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके। डन? यस मैम। Yes, ma'am. एक था मैम मर्चेंट टेबल यूज करने Merchant लायक। table टू quality. यूज। यूज करने लायक होना चाहिए। मर्केंटेबल मतलब क्या हुआ? फिट टू यूज। हाँ, मतलब यूज करने लायक होना use. चाहिए मैम। और एक और बताया गया था। होलसेमनेस था मैम, और उसमें था कि मतलब सड़ा गला नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट हाँ, मतलब जो डिफरेंस क्या है? होना चाहिए वो होलसमनेस, हम लोग खाने की चीज ईटेबल होना चाहिए मैम। है कि वो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ईटेबल होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई दैट कि भाई बिना एक्सपायरी वाले डेट के बिना वाला देना। ठीक है, तो अगर वो एक्सपायरी डेट का दे रहा है तो अगेन पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, Yes. यानी डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप खत्म कर सकते हैं। तो अगर इम्प्लाइड कंडीशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास ये हक है। ठीक है, अब इसी Yes. तरह सेम वे में आपको implied वारंटी वारंटी था। हाँ, वारंटी में भी बताया गया था। क्या बताया गया था? मैम, एक क्वाइट पोजीशन था जिसमें कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, और फिर जाके था फ्रीडम फॉर इम्बरेंस, मतलब उसमें था कि जो सर्टन एलिगेशन लगा सकते थे इनकम्बरेंस। मैं रिपीट कर दूं। पहला मैंने आपको बताया था, क्वाइट पहले तो वारंटी में भी आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगा। ठीक है, Yes, वारंटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस इज क्लियर, इम्प्लाइड में एक था आपका क्वाइट पोजीशन कि कोई आगे हमको डिस्टर्ब करने ना आए। ठीक है, मान लीजिए रेडियो हम लोग खरीदे या बाइक खरीदे, सेकेंड हैंड बाइक खरीदे, ठीक है, फिर उसको हम रिपेयर भी करवाए, मान लीजिए सही नहीं चला था, हम रिपेयर भी करवाए। ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन आके स्यू करता है कि ये उसका था ही नहीं जिससे आप खरीदे,
अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आपका जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है ना, ठीक है। तो जिससे आप खरीदे हैं डजंट मैटर वो आप 5 साल के बाद आपको परेशान करने आया, लेकिन आप जो रिपेयर करवाए हैं उसका पैसा भी आप मांग सकते हैं और जितना पैसा खरीदने में आप दिए हैं उतना पैसा भी आप मांग सकते हैं, ठीक है। यानी आपका क्वाइट पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो चाहते हैं कि इसका क्वाइट पोजीशन है, कोई डिस्टर्ब करने ना आए। तो ये इम्प्लाइड वारंटी हो गया कि अगर हम खरीदे हैं, अगर कुछ हम ठीक करवा रहे हैं तो इम्प्लाइड वारंटी है कि उस सामान को कोई डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक है। अब आ जाइए इनकम्बरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्बरेंस? मैम उसमें क्या होता है, सर्टन एलिगेशन लगा सकते हैं, जैसे कि दो हाँ, पार्टी है, चार्ज लिया फ्री थर्ड होना पार्टी आके चाहिए, चार्ज Burden. फ्री होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो आपका पोजीशन या आपका ओनरशिप उसका होना चाहिए। कोई आके ये अगर बोल दे खरीदने के बाद कि वो स्टोलन है, ठीक है, वो चोरी का किया, चोरी वाला सामान था, ठीक है, तो अगेन आपका यानी उस सामान पे चार्ज लगा हुआ है, इनकम्बरेंस है, वो चार्ज एलिगेशन वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो अगेन इस अगर ऐसा केस होता है तो आपके पास हक है कि आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं सेलर से, Yes. ठीक है। और So disclose dangerous nature of goods. मैम वो जो जम फ्री पाउडर अगर मान लीजिए खोलने पे आग में अगर पड़ा तो फिर वो खतरनाक हो सकता है अपने आप के लिए, तो आप ये डिस्क्लोज नहीं किए एज एन सेलर, हमने ये डिस्क्लोज नहीं किया बायर को कि आप इसको केयरफुली हैंडल करिए, केयरफुली इसको खोलिएगा, ठीक है। तो अगेन ये इम्प्लाइड वारंटी कि अगर उसके साथ कोई भी डेंजरस नेचर एसोसिएटेड है तो यू नीड टू स्पेसिफाई टू दैट बायर, ठीक है। और डिलीवरी वगैरह, क्या नेक्स्ट मैम डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी मैम, हाँ, टाइप्स ऑफ डिलीवरी सब तो सिंपल था आपका, वही एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। क्या है? एक्चुअल डिलीवरी मींस द फिजिकल ट्रांसफर। मार्कर ये है, ये मैं रुचि को दे दी, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी कि सामान आपके पास पहुंच गया, पेमेंट आप कर दी, एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी वहां होगा जहां पे सामान बड़ा है, जहां अगर कार आप खरीद रहे हैं, कार में उठा करके आपको नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको की हैंड ओवर करूंगी, तो व्हेन आई एम हैंडलिंग, जब मैं आपको की दे रही हूँ दैट मीन्स कि ये सिंबॉलिक है कि ऑटोमेटिकली ओनरशिप आपके पास चला गया। घर आप खरीद रहे हैं, घर उठा करके मैं आपको नहीं दूंगी, तो अगेन क्या है, ये सारा सिंबॉलिक है, मैं की दूंगी आपको, मैं की दे रही हूँ, तो ये सारा टाइप का डिलीवरी अगर होता है दैट इज सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव तीसरे टाइप का डिलीवरी होता है कि मैं डायरेक्ट जिसको देना है उसको नहीं दे करके, सृष्टि को नहीं दे करके नैना भारती सामान सृष्टि का लेने के लिए आई, तो जो पोजीशन उसके पास है, तो अगेन दैट टाइप ऑफ डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की ऑब्वियसली उसको डिलीवरी माना जाएगा क्योंकि सृष्टि ने ही नैना को भेजा है मेरे पास, तो मैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर चुकी हूँ, यानी वो गुड्स आपको मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। भले ही मैं सृष्टि को नहीं दी हूँ, नैना भारती को दी हूँ, लेकिन सृष्टि ने ही नैना भारती को भेजा है। अंडरस्टूड? यस मैम। और कुछ सेल्स ऑफ गुड्स में? उसके बाद तो मैम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर। क्या चीज? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर। हाँ, राइट्स एंड ड्यूटी तो अगेन वही है कि डिलीवरी होना चाहिए, वो सब सिंपल है, वो आप रीड आउट करेंगे समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो लिखते हैं, और एक है मैम रिगार्डिंग टू डिलीवरी। क्या चीज? हाँ, वही सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। दो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, ये सबसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गुड्स में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वारंटी क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस।